नमस्कार, जागरण बिजनेस आप देख रहे हैं। मैं हूं नीरज सेठी। 1 अप्रैल 2026 से कई चीजें बदलने जा रही हैं और ये जो चीजें हैं आम लोगों की, यानी कि आम व्यूवर्स, आप लोगों की जिंदगी से सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये चीजें आपको प्रभावित करेंगी और इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो लेबर कोड हैं सरकार की तरफ से, जो 4 नए लेबर कोड लागू किए जाने हैं 1 अप्रैल 2026 से, उससे आपकी जिंदगी पर क्या क्या असर पड़ेगा, कैसे आप इससे प्रभावित होंगे और कितना आसान अब पहले से आपकी लाइफ होने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। मैं सबसे पहले उनसे रूबरू करवा दूं तमाम दर्शकों को, जो कि मिस्टर महेश कृष्णमूर्ति हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोर इंटीग्रा के। बहुत बहुत स्वागत है महेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, माय प्लेजर। तो महेश सर का एक लंबा चौड़ा अनुभव है। वैसे तो उन्होंने सीए की डिग्री भी ली है, लेकिन इसके अलावा एक करीब करीब 2 दशक का लंबा अनुभव तमाम ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए जो सीधे आप पर असर डालेगा, और कैसे वो जो 2 दशक का अनुभव रहता है आपको आसान भाषा में समझाने के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर हमारे साथ महेश सर जुड़ेंगे और महेश सर बताएंगे कि कैसे ये जो नए 4 कानून सरकार अब लागू करने जा रही है, 4 नए श्रम संहिताएं लागू करने जा रही है, उससे आपकी जिंदगी आसान होगी। सर, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि 1 अप्रैल से कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं, करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी अब आसान होगी। कैसे आसान होगी, कैसे सैलरी, कैसे ओवर टाइम, इस पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो थोड़ा समझाइए सर। जरूर जरूर नीरज जी। सबसे पहले धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। और कोशिश करूंगा कि जितनी साधारण सिंपल भाषा में समझा सकूं समझाऊं मैं। देखिए, अपने देश में कैसे था कि सबको पता है कि जितने भी अपने कानून थे, खास करके जो लेबर लॉ, लेबर कंप्लायंस, जो 2 कैटेगरी के लोग होते, एक एम्प्लॉइज कहे जाते, एक वर्कर्स कहे जाते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर, व्हाइट कॉलर। ये सारे लोगों को इम्पैक्ट होती थी, पर ये सारे कानून जो थे वो काफी दशकों पुराने थे। तो सरकार को भी काफी वक्त से लग रहा था कि हम बस पुराने कानून में कुछ ना कुछ छोटे मोटे बदलाव कर रहे हैं। तो 2016-17 में उन्होंने सोचा कि हमको ये पूरे कानून को दोबारा एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नई दिशा से हमें देखनी चाहिए। क्योंकि सारी अपनी जनरेशन भी बदल रही है। अभी आप देखें तो मेरे आपके जनरेशन अलग है, हमारे बाद की जनरेशन अलग है, हमारे पहले की जनरेशन अलग है। उनके काम करने के तौर तरीके अलग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के टर्म्स बदले जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही सही वक्त पे सरकार ने बदलाव लाई है। 2020-2021 में अप्रूव हो गई थी पार्लियामेंट्स में, दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद सारे ये इसमें कैसे होता है कि आप अगर फाइनेंशियल टैक्सेशन रूल देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के रूल देखेंगे, तो वो ज्यादातर सेंट्रल इंप्लीमेंटेशन होती है, जीएसटी फॉर एग्जांपल। पर जब लेबर लॉस की बात आती है तो उसकी ज्यादातर इंप्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे होती है। इसके लिए 2020-21 में ये पब्लिश करने के बावजूद आज 4-5 साल हो गए, अब तक पूरी तरह लागू नहीं। तो फाइनली 21 नवंबर 2025 को सरकार ने कही कि नई लेबर कोड लागू हो जाएगी। और अभी भी 1 साल का ट्रांजिशन वक्त दिया है, जब अलग अलग सेंट्रल अथॉरिटी हो, स्टेट अथॉरिटी हो, वो अपनी जो आज के तारीख में जो कानून है, जो रूल है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो एक्टिविटीज करनी है, वो सारी चीजों को वो नए लेबर कोड के साथ मैप करके उनको नोटिफिकेशन निकालनी। तो अभी ये काम जारी है। तो एक्सपेक्टेशन है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल 1 तारीख से नोटिफिकेशंस आना चालू होंगे। कुछ नोटिफिकेशंस आ चुके हैं दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में। कुछ क्लैरिफिकेशन एफएक्यू रोल आउट की है लेबर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ने नवंबर में, दिसंबर में। अभी मार्च 16 तारीख को भी उन्होंने रोल आउट की है, जिसमें बहुत सारे सवाल लोगों के। जाहिर है, जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो लोगों के सवाल होते ही है। पर 2-3 खास बातें नई लेबर कोड की जो है, सबसे पहले ये अपने देश का एक सबसे बड़ा कदम है डिजिटलाइजेशन की तरफ। मतलब जितने भी कानून है उसमें कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आए, कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं, कैसे उसमें हम ज्यादातर कंट्रोल जो बेनिफिशियरी है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, उनके हाथ में दे दें। और जितना हो सके
हमारा मुद्दा ऑब्जेक्टिव चाहे सरकार की हो, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की हो, आम जनता की हो, ऐसे है कि भारत जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, कैसे यहाँ पे बिजनेस करना आसान हो। ये सारी चीज की शुरुआत हुई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, हमारी पॉपुलेशन वर्किंग एज कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा जा रही है। दुनिया में बहुत सारे देश है, कंपनी है जो भारत में आना चाहते हैं, और अगर यहाँ पे आकर उनको आसानी से बिजनेस करनी है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपोनेंट होती है वो लेबर होती है। अभी हम जब लेबर कहते हैं तो हम सिर्फ ब्लू कॉलर सोचते हैं, बट आप और मैं भी लेबर ही है। और लेबर सिर्फ लोग नहीं होते हैं, लेबर लेबर के पीछे की कंपनियां भी होती है। तो इन सब चीजों को कैसे आसान करें ताकि बिजनेस करना इंडिया में आसान हो, भारत में आसान हो, ये चीज के ऊपर पूरी फंडामेंटल बेस है ये नए कानूनों की। अभी इसमें कुछ खास चीज है। अभी आप देखोगे कि 4 महीने हो चुके ये अनाउंसमेंट आके। 4 महीनों में ज्यादातर जितने भी सवाल पूछे गए, जितने भी प्रश्न पूछे गए, जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, वो सब एम्प्लॉय की तरफ है। एम्प्लॉय की तरफ कहूं तो क्या मेरी तनख्वाह कम होगी, क्या मुझे कम पैसे हाथ में मिलेंगे, क्या मेरे सारे पैसे पीएफ में चले जाएंगे, क्या एम्प्लॉयर ग्रेट्युटी बढ़ाकर देगा मुझे, नहीं देगा, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होना बेहतर है या रेगुलर एम्प्लॉय होना बेहतर है। ये सारे सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि ये सारे रूल्स जो है वो फ्रेम किए गए कोड ऑन वेजेस में। कोड ऑन वेजेस की डायरेक्ट इंपैक्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पे। बाकी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजार्ड कोड होगी या सोशल सिक्योरिटी कोड होगी, उसके सब एलाइड इंपैक्ट्स होते हैं, बट मेन इंपैक्ट जो होती है वो कोड ऑन वेजेस की होती है, इसलिए उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सो सबसे खास और सबसे ज्यादातर बेनिफिट जो लोगों को, फायदा जो लोगों को होगा इसमें, है कि हम एक डिजिटलाइजेशन की तरफ एक मेजर कदम बढ़ा रहे हैं। हम ज्यादातर ट्रांसपेरेंसी, बेटर गवर्नेंस, कंट्रोल लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर तीनों के हाथ में। और प्रोसेस, जब कोई बड़ी चेंज होती है, प्रोसेस होती है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। मैं भी एम्प्लॉयर हूँ, मेरे भी कंपनी में 10-12 हजार लोग हैं, तो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में भी आया था जब अनाउंसमेंट आया। धीरे धीरे वो क्लैरिफाई हो रही है, पर मेरे लोग, मेरे कंपनी देखूं तो मुझे ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत इस वक्त पे दिख नहीं रही है कि हम नए वेज कोड या नए लेबर कोड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई अगर आपके सर्वे, आपके रिसर्च में कोई अगर खास प्रश्न आए हैं तो जरूर पूछिए। जिस हद तक मैं जवाब दे सकता हूँ, खुशी से जवाब। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि बैंक कर्मचारी जो है डिमांड कर रहे थे कि 5 डे वर्किंग कल्चर होना चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने बाकायदा हड़ताल भी की। आम लोग प्रभावित भी उससे। तो सवाल यह है कि सर, नए लेबर कोड में भी ये जो काम के घंटों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और क्या अब ये आसान होगा कि उन श्रमिकों के लिए भी कि वो भी हफ्ते में 5 ही दिन काम करें, और अगर ऐसा होगा तो कैसे उसको मतलब लागू किया जाएगा, कितने घंटे पर डे के हिसाब से लागू किया जाएगा सर? सो नीरज जी, इसमें दो बातें हैं। अपने देश में पुराने कानून में भी हर स्टेट में कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितने घंटे, कितने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, कितने घंटे आप ओवर टाइम कर सकते हैं, और कितने दिनों के बाद छुट्टी होनी चाहिए, ये काफी क्लियरली डिफाइंड थी अपने पुराने कानूनों की। नए कानून में फर्क क्या ला रहे हैं? नए कानून में कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़े पूरे देश भर में यूनिफॉर्म कर सकते हैं क्या। जैसे आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो इसमें ऐसे है कि दिन के 8 घंटे, हफ्ते के 48 घंटे आप काम कर सकते हैं। हर 6 दिन के बाद 1 दिन की आपको ब्रेक होनी चाहिए। आप 30 दिन तक आप छुट्टी दे सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके ऊपर की जो है वो एनकैश करनी पड़ेगी। तो इस पे पहले जो कानून था उसमें एनकैशमेंट पे क्लैरिटी नहीं थी, अभी एनकैशमेंट को मैंडेटरी कर दिया है। लीव कैरी फॉरवर्ड के रूल थे, बट वो सारे स्टेट में अलग अलग हुए करते थे, अभी उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आए हैं। कितने घंटे आप ओवर टाइम कर सकते हैं, ओवर टाइम की पेमेंट किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, उस पर ड्राफ्ट रूल में क्लैरिटी आई है। अभी जैसे ही हम देखते हैं, चाहे वो वर्किंग आवर्स की बात हो, छुट्टी की बात हो, ओवर टाइम की बात हो, ये सारी चीजें जो होती है वो स्टेट रूल्स में आती है, सेंट्रल में नहीं आती है। तो अभी इसकी क्लियर नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट रूल सारे स्टेट ने बना दी,
पर इसकी नोटिफिकेशन जिसके तहत हमको वो इम्प्लीमेंट करना है, वो अभी तक आई नहीं है, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि अप्रैल से रोल आउट होनी चालू होगी। तो ड्राफ्ट रूल स्टैंडर्डाइजेशन की बात करती है, अब सारे स्टेट्स को अडॉप्ट करनी पड़ेगी और उसको उनको इम्प्लीमेंट करने की नोटिफिकेशन जारी करनी होगी, तब हम कर सकते हैं। बट इसमें 2 चीज़ें एकदम खास है जो हमें समझनी चाहिए। एक, जितनी हो सकती है पूरे देश में स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़ है, इस पे ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, बिकॉज़ ज़्यादातर इसकी इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री में कम हुआ करती थी। जैसे आपकी मेरी इंडस्ट्री और कंपनी में ये कम हुआ करती थी। बट जो अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री होती है, जैसे हम बात करते हैं जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियां होती है, या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे देश में पिछले 5-10 साल में बढ़ी हुई है, जो गिग इकोनॉमी है, गिग वर्कर की जो वर्किंग होती है, इसमें बहुत सारे उन्होंने कानून, रूल्स, ट्रांसपेरेंसी लेके आने की कोशिश की है। एंड ये सारी चीज अभी फिलहाल ड्राफ्ट रूल्स में है। जब तक ये स्टेट सब्जेक्ट है, जब तक स्टेट नोटिफिकेशन नहीं देंगे, हमें क्लियरली नहीं पता होगा कि कौन से स्टेट में क्या इंप्लीमेंट करना है। अच्छा सर, जब इन कानूनों की बात होती है, सबसे पहला सवाल हर किसी के जहन में आता है वो है सैलरी, क्योंकि महीने के आखिर में आपको वो पैसे ही जीवन चलाने के लिए मिलते हैं और उसी से ही ज़िंदगी आसान बनती है, और ये एक तरह से किसी भी एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन भी है कि आपको आपके काम के बदले ये पैसा मिल रहा है। तो सवाल यही है कि सर, इन कानूनों से कितना असर आपकी सैलरी पर पड़ेगा? क्या वो बढ़ने जा रही है या फिर वो घटने जा रही है? ये तमाम भ्रांतियां हैं एक तरह से लोगों के मन में कि शायद बढ़ जाएगी या पता नहीं घट जाएगी। तो आप थोड़ा आसान भाषा में समझाइए सर, कैसे ये जो नए श्रम कानून सरकार ला रही है, 4 कानून, इससे आपके वेजेस पर क्या असर पड़ने जा रहा है सर? जरूर नीरज जी। तो सबसे पहले, जैसे आपने कहा, ये जो एक भ्रम है, ये भ्रम जो है वो ज्यादातर मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसइंटरप्रिटेशन की वजह से हो रही है। अभी आ, मैं रियल लाइफ उदाहरण देता हूं। जैसे मेरी कंपनी है जहाँ पे 10-12 हजार एम्प्लॉइज हैं। तो सबसे पहले जब न्यू वेज कोड आई, न्यू वेज कोड आने से पहले, क्योंकि हम यही इंडस्ट्री में काम करते, तो हमने पहले से इम्पैक्ट एनालिसिस की थी ड्राफ्ट रूल्स के हिसाब से। पर सबसे पहले एम्प्लॉय के सैलरी पे क्या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है? आज मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, कल वो 70 हो जाएगी या 130 हो जाएगी, इतना कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला है। ओके, जितनी आपकी सैलरी है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, बट उसके लिए भी सरकार ने आपको ऑप्शंस दी है। तो अभी तक जो रूल्स नोटिफाई हुए हैं दिसंबर से लेके आज तक, उसमें 4 या 5 जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले, ईएसआईसी में आपके जो पहले कंट्रीब्यूशन हुआ करती थी ग्रॉस सैलरी पे, वो अभी उन्होंने वेजेस पे कर दी है, जो बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस है। तो जो आज की तारीख में जो कंट्रीब्यूट करते थे ईएसआईसी के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन तो कम हो चुकी है। पर इससे एक ज्यादा फायदा होता है कि और लोग, क्योंकि ये कैलकुलेशन की का तरीका चेंज किया गया है, और लोग ईएसआईसी के कवरेज में आते हैं। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी कम कंट्रीब्यूशन है और कवरेज बढ़ रही है, तो सरकार को भी इस पे ज्यादा प्रीमियम मिलती है, ज्यादा फैसिलिटीज वो दे पाएंगे। अभी प्रोविडेंट फंड जो है, प्रोविडेंट फंड में 2 तरीका होता है कंट्रीब्यूट करने का। एक तरीका होता है जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, जो 15,000 रुपए है आज, और दूसरा है आपके एक्चुअल बेसिक पे कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपको ज्यादा सोशल सिक्योरिटी चाहिए, आप 35-40 साल के ऊपर हो और आप चाहते हो कि मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे अच्छी कॉर्पस मिले, मुझे अच्छा 8.25 8.5% उस पर ब्याज मिले, तो मेरी रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है, आप एक्चुअल बेसिक पे कंट्रीब्यूट कर लीजिए। पर अगर आपको लगता है आप एंट्री लेवल जॉब पे हो, आपको अभी भी घर खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, हाथ में ज्यादा पैसे चाहिए, अगर ऐसे वाली आपकी माइंडसेट है, तो आपको पीएफ ने ये भी ऑप्शन दी कि आप मिनिमम थ्रेशोल्ड पे कंट्रीब्यूट कीजिए। तो आपका चॉइस है, और चॉइस आपके हाथ में है कि आपको कंट्रीब्यूट कैसे करना है। आपके रिटायरमेंट के लिए ज्यादा फोकस चाहिए कि आपके यंग लाइफ जो 20-30 साल में हो और हाथ में ज्यादा पैसे चाहिए, तो वो हिसाब से आप कर लीजिए। तीसरा और सबसे अहम चीज जो है, ग्रेट्युटी है। जो पहले ग्रेट्युटी कैलकुलेट होती थी बेसिक, अभी बहुत सारे कंपनियां क्या करती थी, जो स्टैंडर्ड कंपनी है, आपकी मेरी जैसी कंपनी है, वो तो पहले से ही सही तरीके से ये एक्टिविटीज करते थे। बट बहुत सारे कंपनियां थी जो हाथ में ज्यादा पैसा देने के लिए, और जो बेनिफिट्स होती है, जैसे ग्रेट्युटी होती है, लीव एनकैशमेंट होती है, ये चीजों के लिए
कम पैसे जाए, इसके लिए वो क्या करते थे, बेसिक सैलरी को कम रखते थे। कुछ कुछ कंपनियां मेरे जानने में है जो सैलरी के 20% बेसिक देते थे। अभी 20% पे ही आपकी लीव एनकैशमेंट, आपकी ग्रेट्युटी कैलकुलेट होती है। तो ये नए लेबर कोड में वो स्टैंडर्डाइज करके उन्होंने रख दिया है कि 50% के नीचे आप नहीं दे सकते हो। अभी इसमें बहुत सारा बवाल हो रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, बिकॉज सडनली उनको वन टाइम इम्पैक्ट, वन टाइम हिट लेना पड़ता है। जो आपने देखी होगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने देश में जो है, खास करके जो आईटी कंपनियां हैं, उन्होंने 2000, 2200 करोड़, 2400 करोड़, इसकी एक हिट दिसंबर 31 में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ली। ये इसलिए ली बिकॉज वो वन टाइम करेक्शन उनको करना पड़ेगा। बट इसका खास फायदा ये होता है कि जब भी आदमी एलिजिबल हो जाता है, एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है और वो कंपनी छोड़ रहा है, रिटायर हो रहा है, तो एक कॉर्पस उनके पास वहां से मिलती है। अभी कुछ कंपनी की प्रैक्टिस होती है, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज में ग्रॉस वेजेस, टोटल रेम्यूनरेशन की कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट कंपनियों में सीटीसी की कॉन्सेप्ट होती है। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, सीटीसी की जो परसेंटेज है उसके अंदर ग्रेट्युटी भी एक कंट्रीब्यूशन डाल देते हैं। तो अगर कोई कंपनी वैसे प्रैक्टिस कर रही है, तो ऑब्वियसली वो 20 या 30% बेसिक पे जो कंट्रीब्यूशन होता था वो 50% पे हो गई। तो थोड़ा नेट इन हैंड, मतलब हाथ में आने वाली सैलरी पे थोड़ी इंपैक्ट आएगी। बट उसका फायदा लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय को ही होने वाला है। आज की तारीख में थोड़ी कम सैलरी हो रही है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब वो छोड़ेंगे तो पैसे हाथ में आएंगे। एक और बहुत ही जरूरी चीज है जो हम फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है, जो अपने देश में काफी सारे लोग हैं जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज को 1 साल के बाद ग्रेट्युटी में इंक्लूड किया गया है। पहले उन्हें ग्रेट्युटी नाम की चीज होती नहीं थी, तो अभी उनको 1 साल के बाद इंक्लूड किया गया है, जो बहुत ही अच्छी चीज है। एंड उनको ये एक बेनिफिट जो उन्हें नहीं मिलती थी, वो अभी इंक्लूड किया गया है। तो आज की तारीख में पिछले 4 महीने में हम अगर देखेंगे, तो प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, ग्रेट्युटी, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्रेट्युटी, ये चीजों की नोटिफिकेशन आ चुकी है और सारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये इंप्लीमेंट करके ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब कुछ चीजें आनी बाकी है, वो हमें अप्रैल से देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एक तरह से लोगों के लिए काफ़ी हद तक आसान होने वाला है, क्योंकि सरकार के जो नियम हैं, कुल मिलाकर 44 पुराने कानून थे, उन्हें मिलाकर 4 नई संहिताएं बनाई और गई है और इसके ज़रिए ट्रांसपेरेंसी सरकार ने बरतने की कोशिश की है। लोगों को पता होना चाहिए कि जो उनके साथ जो कानून उन्हें सरकार की तरफ से दिए गए हैं, वो कंपनी भी हूबहू उसी तरीके से आपको प्रोवाइड करे। सर, सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, महिलाएं श्रमिक भी हैं हमारे देश में, जो एक बड़ी संख्या में देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इसके अलावा वरिष्ठ कर्मचारी भी हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? कैसे अब महिलाओं को पुरुषों के समान बराबर का जो दर्जा है वो मिलेगा? कैसे उनकी सैलरी क्या बराबर होगी, या सरकार ने इनके लिए खास तौर पर क्या कुछ किया है, वो थोड़ा बताइए सर। नीरज जी, इसमें एक खास चीज ये है कि अगर आप अपने समाज को आज की तारीख में देखते हो, खास करके जो शहर होते हैं, अर्बन होती है, अर्बन सिटीज होती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो महिला कर्मचारी है, चाहे वो कोई भी सेक्टर में हो, महिला कर्मचारी हो, उनकी भर्ती ज्यादा होती जा रही है। जाहिर है, क्योंकि अपने देश में बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। बेटियां, एंड नेचुरली आप देखोगे तो सारे, चाहे 10वीं की रिजल्ट हो, 12वीं की हो, ग्रेजुएशन की हो, इंजीनियरिंग को हो, मेडिकल की हो, लड़कों से ज्यादा मार्क्स तो बिल्कुल। लड़कियों को मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि वो आगे बढ़ेंगे। मेरी भी बेटी है, उसकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरे बेटे से ज्यादा मार्क्स भी मिलती है उसे। तो जाहिर है कि महिलाओं को इक्वल दर्जा दिया जाना चाहिए, और अपना देश उसमें काफी आगे ऑलरेडी है और मुझे उसमें बहुत खुशी भी है। पर कुछ चीजें थी, जैसे पहले के कानून में ऐसा था कि नाइट शिफ्ट में बहुत सारी चीजें ऐसे डालते थे कि एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट नहीं होता था कि मैं महिला को रात को बुलाऊं, नाइट शिफ्ट में। भले हम बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोसेसेस करते हैं, इंटरनेशनल प्रोसेसेस करते वक्त महिलाओं की भी जरूरत पड़ती है, पर जनरली थोड़े एम्प्लॉयर पीछे हटते थे, उसमें हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें कुछ एडिशनल फैसिलिटीज देनी पड़ती थी, कुछ और चीजें करनी पड़ती थी, तो वो कहते थे कि चलो ठीक है, हम मेल एम्प्लॉयज को रात में बिठाते हैं, महिलाओं को नहीं बिठाते। अभी वो सारी चीजों में उन्होंने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन लाई है, ऑफ कोर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नजर में रखते हुए। न्यू लेबर कोड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कर दी है। और हम सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं और हम सिर्फ मेल की बात करते हैं, बट वी ऑल्सो हैव द थर्ड जेंडर।
दी थर्ड जेंडर के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं की है एंड उनको भी इंक्लूसिविटी के लिए बहुत सारी चीजें नए लेबर कोड में, ऑफ कोर्स मैं एकदम छोटे छोटे रूल्स में नहीं जा रहा हूं, बट आप अगर सोशल सिक्योरिटी देखेंगे, आप ओएसएच कोड देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो चाहे मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट हो या सर्विसेज एनवायरनमेंट हो, उसमें जो महिला कर्मचारी है, जिसमें जो थर्ड जेंडर है, उनकी इंक्लूसिविटी के लिए काफी कुछ चीजें फैसिलिटेट की गई है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज क्रैश कॉम्पनसेशन। जो क्रैश की रूल थी वो कुछ साल पहले आई थी, बट वो ऐसी रूल थी कि या तो कंपनी क्रैश की सर्विस दे या तो नियर बाय कोई नजदीक में जो कोई क्रैश है उसके साथ टाई अप करे। बट ये दोनों में दिक्कत होती थी, स्पेशली अर्बन एरियाज में, बिकॉज ऑफिस में उतने लोग होते नहीं थे कि एक परमानेंट क्रैश फैसिलिटी करे। और महिलाएं भी सोचती थी कि घर से लेके मैं बच्चे को ऑफिस के पास लेके आऊं फिर कोई क्रैश में रखूं, इससे अच्छा घर के बगल में ही कोई क्रैश रखना प्रेफर करते हैं लोग। इसलिए नए कोड में उन्होंने ये सुविधा दे दी कि आप एक मिनिमम अमाउंट आप दे सकते हो एज कॉम्पनसेशन, एज एन अलाउंस। तो वो अमाउंट महिला यूज करके घर के पास के क्रैश में भी रख सकती है। तो बहुत सारी चीजें जो नए लेबर कोड में रखी गई है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अपनी जो आज की बदलती जनरेशन है, वर्क कल्चर है, और अपने वर्क कल्चर में बहुत सारी नई चीजें हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम की नई कॉन्सेप्ट आ गई थी। उसके पहले तो सभी ऑफिस जाते थे। अभी वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम रिमोट है, वर्क इन डिफरेंट टाइम विंडो है, सर्विसिंग इंटरनेशनल कंट्रीज फ्रॉम इंडिया वाली कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीजों के लिए हमारी पुराने कानून बराबर से बने हुए नहीं थे, और उसको उसको बदलाव करके लेके आने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए जो नई लेबर कोड है, ये सारी चीजों में फोकस करके आप अगर रूल्स में जाएंगे तो क्लियरली समझ में आता है कि लोगों ने बहुत उसमें सोच विचार करके वो बनाई है कि आज की तारीख में और अगले 50-60 साल में अपना देश जिस तरीके से आगे जाएगा, उसमें वर्कफोर्स को क्या-क्या बेनिफिट लगेगी, और वर्कफोर्स की जो माइंडसेट है वो चेंज कैसे हो रही है, जो सोच है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वो कैसे चेंज हो रही है, उस हिसाब से चाहे वो महिला हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो। अभी सीनियर सिटीजन के लिए तो काफी बेनिफिट नीरज जी पहले से ही है उसमें। तो उसमें मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारे बदलाव आए हुए हैं, बट महिला और थर्ड जेंडर को इंक्लूसिव करने के लिए काफी सारे सिंप्लीफिकेशन करके रखी है नई लेबर कोड में। बिल्कुल सर। जैसे कि हम एक मेडिकल सर्विसेज की बात करते हैं, क्योंकि लेबर के लिए हमेशा वैसा इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से नहीं मिलता, जो कि थोड़ा सा कॉरपोरेट कल्चर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक बड़े बड़े इंश्योरेंस होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, और जो लेबर हैं उनकी जो सैलरी है वो भी कम होती है, तो ऐसे में वो ईएसआईसी के दायरे में आते हैं। तो क्या इन नए कानूनों के तहत ईएसआईसी के बाद भी मेडिकल सेवाओं के तौर पे कुछ मिलने जा रहा है एक्स्ट्रा? तो दो चीजें हैं। एक चीज, जैसे मैंने पहले कहा, ईएसआईसी की कंट्रीब्यूशन ग्रॉस वेजेस से वेजेस पे की गई है, जो बेसिक नॉर्मल इंडस्ट्री में हम बेसिक कहते हैं। अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज है तो बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस होती है। इसमें दो बड़े फायदे हैं। एक फायदा ये है कि जो कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी की है एम्प्लॉय की, वो कम हो गई, तो उन्हें कम प्रीमियम भरना पड़ेगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों को। और दूसरा फायदा ये है कि कवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिकॉज पहले ग्रॉस पे थी तो 21 के ऊपर चली गई, तो फिर आप उस ईएसआईसी कवरेज से निकल जाते हैं। जब आप बेसिक पे करोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ लोग बढ़ जाते हैं जो ईएसआईसी में कवर होते हैं। तो दो चीजें होती है। एक, जैसे आपने सही कहा, कॉर्पोरेट तो चलो ईएसआईसी मिले नहीं मिले अपने एम्प्लॉयज को कवर कर लेते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस में, बट उसकी परसेंटेज बहुत कम है। जो ज्यादातर अपने यहाँ पे होते हैं वो ईएसआईसी कवरेज के लिए ही होते हैं। एंड ये एक बहुत ही अच्छा मूव है जो उन्होंने किया है कि ईएसआईसी की कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिक पे कर दी, वेजेस पे कर दी, और उसके वजह से जितने लोग ज्यादा कवर होंगे ईएसआईसी में वो नंबर बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज है जो बात चल रही है, बट अभी तक कुछ इंटीमेशन या कुछ आई नहीं है, इसलिए ये फर्म ओपिनियन नहीं होगा, कि जो लिमिट है जो 21,000 है ईएसआईसी की, वो भी बढ़ाकर 30 करने की बात चल रही है। तो उसमें वापस फायदा यही होगा कि भले ही कंपनी प्राइवेट इंश्योरेंस ना ले, ईएसआईसी में ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो जाएंगे, स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप है। तो ये एक बहुत बड़ी बदलाव है और बहुत फायदा होने वाला है, स्पेशली लो इनकम रेंज में जो एम्प्लॉइज है उनके लिए बहुत ही फायदे की चीज है ये। चलो, उम्मीद करते हैं कि जो मेडिकल टर्म्स में सरकार ने जो फ़ायदा देने की कोशिश की है वो जाहिर सी बात है लोगों तक पहुंचेगी भी, और जो जैसा कि सर ने बताया कि
जो पहले 21,000 रुपए से कम की सैलरी या उतनी तक की सैलरी तक के लोग थे वो ईएसआईसी के दायरे में आते थे, और अगर ये बढ़ाकर 30,000 कर दिया जाता तो एक बड़ी संख्या में लोग इसके तहत कवर हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, सरकार की सोच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करने की है, क्योंकि एक सामाजिक सुरक्षा भी उनके लिए ज़रूरी है, और साथ ही अपनी सेहत का ख्याल काम के साथ साथ वो किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी होता है, भले ही आपकी जिम्मेदारियाँ कितनी भी हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो नए श्रम कानून लागू होने जा रहे हैं उससे जो बदलाव हैं वो महेश सर ने बताने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम जो बदलाव हैं वो समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर आपको इसके बाद भी कोई सवाल आपके जहन में है तो आप जो है कमेंट करके हमसे अपने सवालों का जवाब मांग सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पर आसान तरीके से कैसे आपके तमाम सवालों का हम जवाब दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जागरण बिजनेस।